Hello student, in this video we will start part 3rd of chapter 1, what is democracy, why democracy. So let's start, we will continue chapter 1 democracy, what is democracy, why democracy. In this video we reading about features of democracy and we will continue one person, one vote, one value. As you know, unique features of our democracy. So one person, one vote and one value also a unique feature of our democracy. Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand of universal added franchisee. देखिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए, डेमोक्रेसी रूल को अप्लाई करने के लिए स्ट्रगल किया फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसका मतलब क्या है? जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के जो भी सिटीजन्स हैं उनके पास वोट करने का इक्वल राइट होगा और उनकी जो वोट की वैल्यू होगी वह भी इक्वल होगी. इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस प्रिंसिपल को ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है. येट देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट ऑफ राइट टू वोट. और जो इक्वल राइट टू वोट है इसकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have to right to vote. जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 2015 तक जो सऊदी अरबिया था वहाँ पर वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो 18 वर्ष की हो या 18 वर्ष से अधिक की, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था. Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब देखिए, एस्टोनिया में क्या हो रहा था, उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी जिनकी जो सिटीजनशिप थी वह कहाँ की थी, रशियन माइनॉरिटीज की थी. जो लोग रशियन माइनॉरिटीज से बिलोंग करते थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, या एस्टोनिया ऐसे लोगों को वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं करता था. Third is, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. देखिए, अब क्या फीजी भी एक फीजी का एक अलग जो फीजिया रीजन है, या इसको कह सकते हैं कि एक सेपरेट कंट्री है. यहाँ का भी वोटिंग के लिए एक अलग रूल था कि जो यहाँ के इंडिजीनियस फीजी थे, मतलब वहाँ के जो मूल नागरिक थे, केवल उन्हें ही वोटिंग का राइट था. और जो इंडियन फीजियन थे, इंडियन फीजियन मतलब आज़ादी के पहले जब ये लोग इंडिया आए तो इंडियंस को अपने साथ स्लेव्स बनाकर ये ले गए. तो उन स्लेव्स के जो जनरेशन थी, उनके जो वंशज थे उनको इक्वल राइट नहीं दिया गया इंडिजीनियस फीजियों की तरह कंपेयर टू इंडिजीनियस फीजी. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. एज यू नो, जो डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी दी जाती है, सभी को एक समान माना जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो. दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. यह डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर है. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट वन वैल्यू. देखिए, यह जो थर्ड फीचर है इसका मतलब क्या है? इन अ डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट. जितने भी एडल्ट सिटीजन है उनको वोट करने का राइट है. एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और सभी के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक सिटीजन की वोट की वैल्यू इक्वल होगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करता हो, सबकी वोट की जो वैल्यू है वह इक्वल होगी. वी शॉल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3. और हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में. नाउ वी रीड अनदर फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. देखिए, डेमोक्रेसी में लॉ और राइट्स दिए गए हैं, हमारे लिए कुछ ड्यूटीज दी गई है, कुछ राइट्स दिए गए हैं और हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए. रूल्स बनाए गए हैं. जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. Since then the country has been ruled by
जानु पीएफ। देखिए जानु पीएफ एक पार्टी का नाम है। द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और जो जानु पीएफ था उन्होंने जिम्बाब्वे की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट किया और उन्होंने अपना जो अस्तित्व था वो कायम रखा। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस डे, और इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे यह कंट्री की स्वतंत्रता या उसके इंडिपेंडेंस के बाद से ही रूल कर रहे थे। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ। अब रेगुलरली एक टाइम पीरियड के बाद जिम्बाब्वे में इलेक्शन होते हैं, लेकिन हमेशा कौन जीतता है या किसकी गवर्नमेंट बनती है? जानु पीएफ की। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। देखिए जो जानु पीएफ के लीडर थे प्रेसिडेंट मुगाबे, वह एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, लेकिन वह इलेक्शन को जीतने के लिए क्या करते थे? अनफेयर प्रैक्टिसेस, कुछ गलत तरीके का इस्तेमाल करके वह इलेक्शन को विन करते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो रॉबर्ट मुगाबे थे वह एक फेमस लीडर थे, लेकिन वो क्या करते थे? टाइम टू टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहते थे, संशोधन करते रहते थे। और किसके लिए करते थे? ताकि उनकी जो पावर हो वह इंक्रीज हो, उनके फेवर में वह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते रहते थे। इसका मतलब है कि जो जिम्बाब्वे की सरकार थी वह संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी, बल्कि संविधान किसके हिसाब से चल रहा था? जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट के हिसाब से। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर harassed एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्ब, और इस तरह से जो उनका अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे उनको नहीं सुना जाता था, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब वहाँ पूरी तरह से एक एकाधिकार हो चुका था किसका? जानु पीएफ पार्टी का। पब्लिक प्रोटेस्टर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड लीगली। There was a law that limited the right of crisis. The president, television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. They were independent newspaper. देखिए अब क्या होता था? जानु पीएफ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, जो कि जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाते थे, और जो वहाँ का संविधान था उसमें भी अमेंडमेंट वह टाइम टू टाइम करते रहते थे। अब इससे क्या होता था? जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, उनके पास इतनी पावर नहीं थी, और जो प्रोटेस्टर थे और डिमोन्स्ट्रेशन थे वह भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। और वहाँ की जो मीडिया थी, न्यूज़पेपर्स वाले या टेलीविज़न मीडिया, इसको भी इन्होंने क्या कर रखा था? खरीद रखा था। तो क्या जो मीडिया वाले थे वो क्या करते थे? वो केवल रॉबर्ट मुगाबे की अच्छाइयों क्या, उनकी जो उपलब्धियां होती थी, अचीवमेंट्स होती थी, वही पब्लिक को दिखाते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट harassed those journalists who went against it। और जो जर्नलिस्ट जानु पीएफ के लीडर रॉबर्ट मुगाबे के अपोजिशन में बोलते थे या कुछ करते थे तो उन्हें क्या कर लिया जाता था? उन्हें दबा दिया जाता था। The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges। देखिए जब कोर्ट इनके अगेंस्ट डिसीजन देती थी तो क्या करते थे? कोर्ट के डिसीजंस को इग्नोर कर देते थे। That went against it, और उसके अगेंस्ट वह काम करते थे। एंड प्रेशराइज्ड जज, और जजेस को भी प्रेशराइज्ड करते थे। He was forced out of offices in 2017। The example of Zimbabwe shows that popular approval of rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient। देखिए अब जो ये जिम्बाब्वे का हमने एग्जाम्पल देखा, इससे क्या प्रूफ हुआ? पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी। रूलर्स को की जो पॉपुलैरिटी है या वो रूल करना एक अच्छा है इन डेमोक्रेसी, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन सब कुछ एक लीडर के हाथों में देना सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, और ऐसे में क्या हो सकता है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो क्या हो सकती है? अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करना शुरू कर देती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी autocratic। If you wish to assess a democracy, it is important to took the election, but it is equally important to took before and after the election. There should be sufficient
room for formal political activity including political opposition in the period before election. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. देखिए अब इसका मतलब यह है कि कोई भी लीडर ज़्यादा शक्तिशाली या पावरफुल ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों को अपने जो पावर्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट को अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए. They should be free to think, to have an opinion, to express these in public. और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्हें चाहिए कि वह सोचे, किसके लिए सोचे, पब्लिक के लिए सोचे, आम नागरिक के लिए सोचे, टू हैव ओपिनियन और उनके लिए ओपिनियन रखे, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक और उनकी जो फीलिंग्स है सिटीजन्स के लिए उसे एक्सप्रेस करें, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका एक फीचर है कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ की या कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं. दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट. और यह जो राइट है यह प्रोटेक्टेड किए जाते हैं एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose order are obeyed by everyone. मतलब जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे अधिकार. We shall read more about these rights in chapter 5. और हम हमारे जितने भी राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए इनको डिटेल में हम चैप्टर 5 में रीड करेंगे. Similarly, there are some conditions that apply to way of government is run after the elections. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि देर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट, कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनती है उसको चलाने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून डेमोक्रेसी के द्वारा दिए गए होते हैं और हमें उसे फॉलो करना चाहिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स सप्लाई बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन. इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स. और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उनको फॉलो करे. इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स और उन्हें उन बेसिक रूल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़. और माइनॉरिटीज़ के लिए जो गारंटी दी गई है उसकी रेस्पेक्ट करिए. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस. और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वह किसके द्वारा लिए जाए, किसकी सलाह से लिए जाए, कंसल्टेशन के थ्रू. मतलब जो स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाए पर्टिकुलर डिसीजंस पे, उसके बाद ही गवर्नमेंट को अपने डिसीजन सुनाना चाहिए. एवरी ऑफिस बेरियर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. देखिए जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जितने भी ऑफिसेस बनाए उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वह बैरियर का काम करती है. किसके लिए बैरियर का काम करती है, गवर्नमेंट के लिए बैरियर का काम करती है. ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स. और यह केवल आम नागरिक के लिए ही नहीं बल्कि जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए भी लागू होता है. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4. और इस पैराग्राफ को हम और डिटेल में चैप्टर 4 में रीड करेंगे. बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. और इस तरह से यह हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ और फाइनल फीचर था. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट. देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह रूल करती है, शासन करती है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए नियम और सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं उनके आधार पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शासन करती है.